नमस्कार दर्शकों श्रोताओं, व्यालोक वाणी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज है मंडे, सोमवार। मंडे ब्लूज ये सब आपने सुना होगा। खासतौर से कॉर्पोरेट लाइफ और कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, जमकर वीकेंड की पार्टी हुई होगी। और आज सुबह जब मैं और विकास जी इस रिकॉर्डिंग को कर रहे हैं तो यही सोच रहे थे कि आज सुबह सुबह आप लोगों का ट्रैफिक जैम में बाकी जगह पर क्या हाल हो रहा होगा, लेकिन हम करेंगे बाजार की बात। बाजार में मचा हुआ है कोहराम, हो रहा है पूरा बाजार लहूलुहान, लेकिन हम ऐसी कोई भी हेडिंग या हेडलाइन आपको नहीं देने वाले हैं। बाजार में उथल पुथल है, लेकिन ऐसा संकट भी नहीं आ गया है। इस संकट की घड़ी में क्या करना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है और आगे की क्या राह है, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं विकास कुमार जी। आप जानते हैं, आप इनसे सुपरिचित हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हो रहा है, चल क्या रहा है? सीधा सवाल, सीधा आपसे शुरू करते हैं। बेसिकली कोई भी चीज जो ऊपर जाती है तो वो नीचे आती है। अब नीचे गिरने का जो बहाना होता है वो हर बार अलग हो सकता है। कभी सरकार की पॉलिसी हो सकती है, कभी सिंपल प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, कभी इराक में युद्ध हो सकता है, कभी यूक्रेन में युद्ध होगा, कभी बढ़ती तेल की कीमतें होंगी, तो कभी जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है उसके इंटरेस्ट रेट कट्स के होंगे। कुल मिलाकर के मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, भारतीय बाजार। तो जैसा मैंने पहले भी इस चैनल पे कई बार कहा है कि इस साल जो है मार्केट रेंज बाउंड रहेगा और करेक्शंस होंगे, और सेकेंड हाफ के ईयर के बाद ही कुछ एक सीधा डायरेक्शन मिलेगा। तो फिलहाल ये जो कत्लेआम हो रहा है, आपको रोक रहा हूं। दर्शकों, इस साल से मतलब अब साल के जो 2024 के 10 दिन या 5 दिन बचे हुए हैं उससे मत लगाइएगा। विकास जी अगले साल की बात कर रहे हैं। 2025 में बहुत सारे करेक्शंस होंगे। सॉरी विकास जी, आपको इंटरप्ट किया। बहुत सारे करेक्शंस तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ बाजार एक रेंज में रहेगा 22,000 से लेकर के 27,000 पर। तो कभी वो 26,000 के आसपास जाएगा, फिर करेक्ट होकर के वो 24,000 25,000 के आसपास आएगा। तो इस तरह के रेंज में बाजार मूव करेगा जनरली। और फिलहाल जो करेक्शन हो रहा है उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, जो हमारे यहाँ का आप आरबीआई से समझिए, जो देश में ब्याज दरों के निर्धारण और मनी फ्लो और इन सब चीजों को, जो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, तो उसने अभी इंटरेस्ट रेट घटाया है। लेकिन गिरावट इसलिए आई कि ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि 4 बार जो यूएस फेड है वो रेट घटाएगा। लेकिन अब यूएस फेड ने कहा है कि महंगाई का स्तर लगातार बढ़ा हुआ है, और उसकी उम्मीद के मुताबिक अमेरिका में जो महंगाई की दर रहेगी 2.5% रहेगी। इसीलिए वो 4 बार रेट कट करने में समर्थ नहीं है, वो 2 बार ही करेगा। तो ये जो रेट कट की उम्मीद लगाने के चक्कर में मार्केट जो फिलहाल करेक्ट थोड़ा सा उछाल आया था और अमेरिका में भी मार्केट बढ़ा था, तो वो अपने आप को बदले हुए समय के हिसाब से समायोजित कर रहा है, इसलिए प्राइस में करेक्शन होना है। तो ये मुख्य वजह रही है इस बार की गिरावट की। आगे जरा हमारे दर्शकों और श्रोताओं के लिए ये बताइए कि इस माहौल में अभी उनको कैसे चलना है, क्या बरतना चाहिए, या आगे क्या बातचीत। मतलब हम ये तो समझ गए कि अभी हुआ क्या है, घबराने की बहुत जरूरत नहीं है। क्यों हो रहा है भाई? एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है। अच्छा, मेरी कल किन्हीं विशेषज्ञ से बात हो रही थी, अर्थशास्त्री से। उन्होंने कहा कि दरअसल शेयर बाजार को लेकर हम जो इतना चिंतित रहते हैं या इतना हंगामा करते हैं, भारत जैसे देश की इकोनॉमी में उसका योगदान है, बहुत सारी चीजें हैं, इंटरट्वाइंड हैं। लेकिन चूंकि केवल 30 कंपनियों के शेयर्स, या किसी में निफ्टी में शायद 30 है और सेंसेक्स में 50 हैं, या ये उल्टा वैसे या वैसे वर्षा है जी। तो इतने से मतलब पूरी भारतीय इकोनॉमी नहीं चलती है, जिसका लगभग 70 से 80% तो उन्होंने बताया कि असंगठित क्षेत्र है। खैर वो एक अलग विषय है, हम उस पर अभी बात नहीं करेंगे। आगे की राह क्या है, कैसे बरतना चाहिए, क्या करना चाहिए? आप देखेंगे कि रिलायंस ने बिल्कुल अंडर परफॉर्म किया है।
और रिलायंस जो है निफ्टी के पूरा जो वेटेज है उसका लगभग 10% है, 10% से भी ज्यादा है मेरे ख्याल से। तो अगर रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक, बाकी अगर मान लो 50 में 47 कंपनियां ना भी चले और ये तीनों कंपनियां लगातार शानदार रिटर्न दे, तो भी बाजार ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल जो वो पूरा जो वेटेज जो बास्केट बना हुआ है वो 50 कंपनियों का बना हुआ है। इन 50 कंपनियों के उठने या गिरने, प्राइस में, कीमतों में बढ़ोतरी या गिरावट की वजह से ही बाजार को हम ऊपर जाते हुए या नीचे जाते हुए देखते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है और रिलायंस एकदम नहीं चला है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपदा में अवसर तलाशे जाने चाहिए। अब आप होता क्या है कि जनरली जब बहुत अच्छा पीरियड चलता होता है, जब लगातार बाजार ऊपर जा रहा होता है, तो ये जितने भी शेयर हैं आपको महंगे दामों पर मिलेंगे। तो एक तरह से आप ये मान के चलिए ये क्रिसमस की सेल लगी हुई है। तो क्रिसमस की सेल लगी हुई है तो इसमें से कुछ जो अच्छे शेयर्स हैं आप देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप एनडीटीवी में काम करते हैं और एनडीटीवी के शेयर उछल गए, तो इससे एनडीटीवी के आम जो वर्किंग लाइफ है उसमें क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही चलता रहेगा। ये तो स्पेकुलेशन है ना, वो किसी टाइम में बुल्स हावी हो गए, किसी टाइम में बियर्स हावी हो गए। तो उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। अभी भी कई सारे सेक्टर्स हैं जो मेरे हिसाब से काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं और वहां पर निवेश करने का बहुत फायदा हो सकता है आने वाले टाइम में। और ये कहकर जो आपने हमारे दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाई है, और हम लोगों ने करीब 7 मिनट अभी तक केवल भूमिका बनाई है, लेकिन दर्शक मुख्य तौर पर यही जानना चाहते हैं, या श्रोता कई बार वो कमेंट बॉक्स में, कि आप लोग सीधे ये बताइए कि क्या क्या खरीदना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। तो थोड़ा व्यावहारिक ज्ञान उनको जरा दें आप, कि अभी के वक्त में क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किन शेयर्स के भाव बढ़ेंगे घटेंगे, या एक आम तौर पर बर्ताव रखना कैसे चाहिए एक निवेशक को। ये बात सही है, लेकिन सेबी के कुछ दिशा निर्देश हैं कि अमूमन आप शेयर बाजार में आप नहीं दे सकते शेयरों की टिप्स। तो हम शेयर की टिप्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको इतना कहूंगा कि आप अपनी नजर कुछ खास सेक्टर्स और उन शेयर्स पे बनाए रखें और अपना निवेश करने से पहले खुद का भी रिसर्च करिए। अब तो रिसर्च करना बहुत आसान हो गया है। आप डालेंगे, गूगल में डालेंगे और उसके बारे में पूछेंगे, सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट सब कुछ एनालाइज करके आपको दे देगा। तो बेसिक 10-15 मिनट का रिसर्च भी काफी होगा आपके लिए। देखिए अभी जो एक चीज बड़ा क्लियरली आप समझ लीजिए कि जो सेक्टर्स पिछले बुल रन में चले थे वो अब शायद उतना रिटर्न ना दे, चूंकि वो पहले ही ओवर वैल्यूड है। लेकिन मेरे हिसाब से निफ्टी आईटी इंडेक्स यानी आईटी के शेयर्स का जो पैक है उसमें एचसीएल है, टेक महिंद्रा है, इन्फोसिस है, परसिस्टेंट है, एम्फेसिस है, कई सारी कंपनियां हैं। कुछ बहुत बड़ी कंपनियां हैं जैसे इन्फोसिस है। आप बड़ी कंपनियों को भी चूज कर सकते हैं अगर आपका रिस्क एपेटाइट जो है, जोखिम लेने की क्षमता अगर कम है। लेकिन अगर आप थोड़ा जोखिम भी ले सकते हैं और तो आप मिड कैप आईटी शेयर्स में आप निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको हैप्पीएस्ट माइंड्स हो गया, परसिस्टेंट हो गया, इन्फोसिस हो गया। अगेन मैं बता दूं ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपके वॉच लिस्ट में 8-10 शेयर्स का मैं बकेट डाल रहा हूं। दूसरा जो है फार्मा इंडेक्स। अब देखिए फार्मा इंडेक्स भी काफी अच्छा कर रहा है, तो उसमें पर्टिकुलरली मैं 2 शेयर्स को रडार पे रखने के लिए कह रहा हूं अपने। आप जाइए और चेक कीजिए, वोखाट और पिरामल फार्मा। तीसरा जो मेटल इंडेक्स है, मेटल इंडेक्स ने हालांकि निफ्टी के कंपैरिजन में बेटर रिटर्न दिया है, लेकिन फिर भी आने वाले साल में मैं उम्मीद करता हूं कि निफ्टी को बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म करेगा। अब ये मेटल इंडेक्स क्या है, इसमें जिंदल, हिंडाल्को, सेल, टाटा स्टील जैसी बड़ी कंपनियां हैं। तो इसकी दो वजह हैं। एक वजह तो ये है कि चाइनीज मार्केट में काफी समय के बाद अब ग्रोथ फिर से वापस लौटता हुआ दिख रहा है। चीन की सरकार लगातार कई कदम उठा रही है। तो ये जो मेटल इंडेक्स है
तो जब चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो मेटल्स में उछाल आता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वहां फिर से उछाल आएगा। रियल इस्टेट की हालत भी धीरे धीरे कंपैरेटिवली अब संभल रही है। तो स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, तांबा हो, इन सब का डिमांड बढ़ेगा। तो ये तीन जो सेक्टर्स है। अच्छा, उसके अलावा मैं कुछ और भी स्टॉक्स आपको बताऊंगा जिसको आपको रडार पे रखने की जरूरत है। आप ये जो आपका वेदांता है, वेदांता, अनिल अग्रवाल वाली जो वेदांता है, आप उस पर नजर बनाए रखिए। ये भी मेटल इंडेक्स का ही पार्ट है। इसमें डीमर्जर हुआ है और इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि ये काफी अच्छा रिटर्न देगा। एक और बात बताता हूं वेदांता के बारे में। वेदांता एक ऐसी कंपनी है जो हर साल 20% डिविडेंड देती है। तो अगर रिटर्न ना भी दे, अगर आप डिविडेंड कमाने का जो मौका है, अगर आप खाना चाहते हैं तो वेदांता के शेयर को आप खरीद सकते हैं। स्विगी मेरे हिसाब से फूड डिलीवरी में एक इमर्जिंग कंपनी बास्केट में आप इसको रखिए। स्विगी हाल ही में लिस्ट भी हुई थी, वो काफी अच्छा रिटर्न देगी। इसके अलावा इंडियन होटल्स भी देख सकते हैं आप। इंडियन होटल्स, मैक्स हेल्थ केयर, ये सब, इसमें से कुछ शेयर तो मैंने दिवाली के अवसर पर भी बताए थे जो अभी काफी बढ़ गए हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने काफी ज्यादा आप लोगों को ऑप्शंस दे दिए हैं। थोड़ा खुद से भी निवेश करिए, खुद से भी रिसर्च करिए। अब थोड़ा एक अलग सा सवाल है, हालांकि वो इससे जुड़ा ही हुआ है कि सेबी ने शायद एक नया ये बताया है, जो आप ही जैसे दोस्तों ने मुझे बताया कि भाई एल्गो ट्रेडिंग। पहले तो ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि ये क्या होता है और इससे बाजार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और क्या अभी जो घमासान मचा हुआ है, क्या इस चीज का भी कुछ लेन देन है उससे? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। दरअसल एल्गो ट्रेडिंग नाम से बड़ा वो अजीब टाइप का लगता है, लेकिन एल्गो ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो डे ट्रेडिंग करते हैं आप, जो कुछ भी हम ट्रेडिंग करते हैं, तो अभी तक ये होता था कि हम और आप जैसे जो रिटेल निवेशक थे वो मैनुअली करते थे। यानी कि इतने प्राइस पर इंटर कर दिया, रिलायंस 2394 रुपए 10 शेयर, ये सारा कुछ होता था। और ये जो एल्गो ट्रेडिंग होता है, एल्गो ट्रेडिंग बेसिकली एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग होता है कि आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, उसमें एक रूल ऑलरेडी डिफाइंड है, और जब जब उस रूल के कंडीशंस को मीट करेगा प्राइस, तो वो रोबोट जो है अपने आप बाई या सेल कर लेगा। तो पहले जो ये सुविधा थी, ये सुविधा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को प्राप्त थी। जो एफ आई आई हो गए या जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हैं, ये जिनका नेटवर्थ बहुत हाई था। और रिटेल जो इन्वेस्टर्स थे उनके लिए ये सुविधा नहीं थी। लेकिन अब सेबी ने बोला है कि अगर कोई संस्था है, कोई मतलब ब्रोकर है या फिर कोई अगर इंस्टीट्यूशन है, इस तरह की अगर एल्गोज को रिटेल के लिए लाना चाहता है तो वो ला सकता है, लेकिन उसको सेबी से अनुमति लेनी होगी। यानी अब रिटेल के पास भी इस तरह के जो एल्गोज है, रॉबोट्स है, उनके थ्रू करने का मौका मिलेगा। अब आलोक भाई ये बताओ, अब एल्गो ट्रेडिंग का एक ये हो रहा है कि अब आप देख रहे होंगे कि मार्केट में वोलाटिलिटी बहुत बढ़ गई है। अब जैसे मैंने परसों ही कुछ समय पहले ही देखा, पिछले हफ्ते एक ही दिन में जब मार्केट खुला तो 300 पॉइंट दोपहर तक डाउन था, और शाम 3 बजे तक होते होते वो 250 पॉइंट प्लस हो गया। ऐसा पहले होता नहीं था। अभी भी आप देखिए तो तुरंत फ्लक्चुएशंस आते हैं, और 200-250 पॉइंट का जो जंप है निफ्टी में वो बड़ा मतलब उतना नहीं होता था। निफ्टी तो बहुत ही स्टेबल माना जाता था, गिरेगा भी तो ज्यादा नहीं गिरेगा, बढ़ेगा भी तो ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ये जो वोलाटिलिटी है ना, ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और एल्गो ट्रेडिंग की वजह से ही बढ़ी है। तो आने वाले टाइम में ये और मतलब और एल्गोज जब डिप्लॉय होंगे, सब एक ही प्राइस पॉइंट पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में प्राइस में स्पाइक आने की संभावना रहेगी। अब इसमें जो मेरा जो सुझाव ये है कि मैं बार बार यही कहता हूं कि आप कुएं से हर दिन पानी निकालने के चक्कर में ना रहे, मतलब डे ट्रेडिंग से बचिए। एल्गो के बारे में, एल्गो अगर बहुत बड़े पैमाने पर डिप्लॉय होंगे तो आप ये मान करके चलिए कि शॉर्ट टर्म पे डे ट्रेडिंग में या 1-2 दिन में जो बाई टुडे सेल टुमारो इस तरह के जो कॉल्स चलते हैं, उसमें प्रॉफिट कमाना असंभव हो जाएगा।
आप हो सकता है कि कुछ दिन प्रॉफिट कमा लें और अपने आप को तुर्रम खा समझने लगे, लेकिन लंबे समय तक आप प्रॉफिटेबल रहेंगे साल के अंत में, ये बड़ा मुश्किल होगा। तो मार्केट को 3 महीने, 6 महीने, 1 साल और 18 महीने के नजरिए से देखिए, तो आप ये मान के चलिए और देखिए ना कि बड़े ट्रेंड कैच कीजिए। बड़ा ट्रेंड यानी कि किन सेक्टर्स में तेजी आ रही है, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है फॉर एग्जांपल, ये रिकमेंडेशन नहीं है और अभी मैंने टेक्सटाइल शेयरों का एनालाइज नहीं किया है, लेकिन अब बांग्लादेश में पूरा टेक्सटाइल सेक्टर तबाह हो गया है और उसका $60 बिलियन का ट्रेड है। अब ये पूरा कहां शिफ्ट होगा, इसका मेजर पार्ट 80 to 90% जो है वो भारत में ही शिफ्ट होना है। तो क्या जो भारत की टेक्सटाइल कंपनियां हैं उसको बड़ा फायदा होगा? ये बड़ी स्टोरी है। ये जो ट्रेंड है वो कोई 1-2 दिन का ट्रेंड नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जो बांग्लादेश का पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो परसों भारत में आ जाएगा। लेकिन आपने देखिए रेमंड यहाँ पर आ गया। उसके अलावा भी जो दूसरी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं जिनके ऑर्डर्स अमेरिकी कंपनियों से मिले हुए थे, अमेरिकी फैशन कंपनियों से, उनको अब बाकी का ऑर्डर कौन पूरा करेगा? वो तो वहां की कंपनियां तो बंद हो गई, ना तो पावर है, ना तो कॉटन है, ना ही लोग हैं। तो ऐसे में ये बड़ा ट्रेंड है। तो मैं अभी इसमें आने वाले वक़्त में टेक्सटाइल सेक्टर को भी थोड़ा एनालाइज़ करूँगा, तो अपने दर्शकों को बताऊँगा कि इसमें कहाँ अपॉर्च्युनिटी बन सकती है। तो आप इस तरह के बड़े ट्रेंड को पकड़िए, ना कि अब आप वही है ना कि आप जंगल को पकड़ने के बजाय आप पेड़ काटने में लग जाते हैं। तो मेरा सुझाव यही है। तो दर्शकों श्रोताओं, आज के वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम विकास कुमार इज कि आप बड़े ट्रेंड्स को देखें, पूरी मुर्गी को रखें, ये और उससे रोज एक अंडा निकालने की जगह उस अंडे को जमा करते जाएं बास्केट में। 12 महीने का, 18 महीने का, इस तरह का एक अपना विजन डेवलप करें। पैनिक ना हो, बाजार की वॉलेटिलिटी से अपने व्यवहार को प्रभावित ना होने दें। और तीसरा कि डे टू डे ट्रेडिंग पर अब बढ़ रहा है खतरा, क्योंकि जैसे जैसे एल्गो ट्रेडिंग बढ़ेगी वैसे वैसे आप अगर रोजाना कुआं खोदकर रोज पानी पीने वाले हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा खतरा बढ़ेगा। इन सभी बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। अगर आप और कुछ जोड़ना चाहते हैं तो ठीक है, वरना हम मैं फिलहाल इस चर्चा को विराम देंगे। एक चीज मैं ये भी कहूंगा कि सेबी ने जी फिलहाल एफ एंड डो जो ट्रेड था, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग थी, उसमें भी मार्जिन बढ़ा दिया है। मेरी यही सलाह होगी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड से जितना हो सके बचे। ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और आप ये मान के चलिए ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, चाहे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वॉल स्ट्रीट हो, चाहे वो बड़े बड़े संस्था, ये आपके फायदे के लिए नहीं बने हैं। ये अरबपतियों के फायदे के लिए बनाए गए हैं। ये उनको चलाते भी वही हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं। आपने देखा कि सेबी की जो चीफ है माधवी बुच के अडानी की कंपनियों से संबंध पाए गए हैं। उसकी जांच अभी तक सरकार नहीं करवा रही है। तो अगर आपको फायदा कमाना है तो आपको अपना भला स्वयं सोचना पड़ेगा। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और सेंसिबल रहिए, लालच कम करिए। ये जो साल है 2025 वो पैसे बचाने का साल है। थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाए तो खुश रहिए और पैसे अगर आपके बच गए तो आप पैसे कमा भी लेंगे। तो यही है। जी, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, लेकिन पैनिक मत कीजिए। तो दर्शकों श्रोताओं, फिलहाल लेंगे एक छोटा सा विराम। हम लगातार हाजिर होते रहेंगे शेयर बाजार के साथ, मार्केट की खबरों के साथ, और विकास जी के साथ हम जल्द एक और सीरीज शुरू करने वाले हैं उनकी अनुमति से। उसमें हम खोलेंगे अमेरिका के काले चिट्ठे और काले कारनामे। तो बने रहिए हमारे साथ। व्यालोक वाणी को आप अपना स्नेह और प्रेम जैसे देते रहें, प्लीज देते रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की झड़ी लगाते रहिए। फिलहाल दीजिए आज्ञा। जय सिया राम।